Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our new chapter of chemistry, that is classification of elements and periodicity in properties. So let me start our chapter. तो बेटा देखो इस चैप्टर का नेम है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं नेचर में उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको याद करना इजी हो जाए। ठीक है, हम वो चीज़ें देखेंगे जैसे ये जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया गया, क्या क्या उसमें चीज़ें प्रेजेंट हैं, है ना, उन सभी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे उसका साइज़ है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी डेंसिटी है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से वेरी करती हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। द मेथड ऑफ ग्रुपिंग द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम क्या कर लेते हैं बेटा, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ना, उनको उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एंड जिस भी ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। ठीक है, तो इसको ही हम क्लासिफाई करना बोलते हैं। अब बात ये आती है कि ठीक है हम क्लासिफाई तो कर रहे हैं लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें क्लासिफाई करना पड़ रहा है एलिमेंट्स को। ठीक है, देखो बेटा हमारे जो अगर हम देखें कि 1800 तक, ठीक है 1800 तक ओनली 31 एलिमेंट्स ही नोन थे। देन 1865 तक क्या हुआ, एलिमेंट्स कितने हो गए, 63 हो गए। ठीक है, अब 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं नेचर में। ठीक है, उनमें से कुछ क्या है नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है मैन मेड है या नेचुरल है। ठीक है, लेकिन टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं नेचर में। तो जैसे जैसे बेटा एलिमेंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती गई, जैसे पहले मान लो 31 एलिमेंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना ईजी था। हाँ ठीक है कि 31 की तो हम लर्न कर ही सकते हैं, लेकिन अगर 118 एलिमेंट्स हैं, इन सभी की हज़ारों प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को याद कैसे रख पाएंगे हम, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ना। इसीलिए उनको हम क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब अगर एक ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या हों, सिमिलर हों। तो हमें अब अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ क्या करेंगे कि जो एक ग्रुप है उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को याद रख लेंगे। वैसे ही हम क्या है इमेजिन कर, मतलब हमें आइडिया लग जाएगा कि उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए क्लासीफाई करना ज़रूरी है, बिकॉज अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए अगर हम उनकी ग्रुपिंग बना लेंगे तो हमें ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आया। देन है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे की गई, कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, सबसे पहले बेटा डोबर्नियर ट्राइएड आए थे। इसका थोड़ा सा तो मतलब आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है। डोबर्नियर ट्राइएड्स आए थे। डोबर्नियर एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने क्या दिए थे, ट्राइएड्स दिए थे। ट्राइएड्स का क्या मतलब होता है, तिकड़ी। उन्होंने क्या दी, तिकड़ी दी, मतलब 3 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इस तरीके से कि उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड जो उनका थर्ड एलिमेंट है, उन दोनों के मासेस का अगर हम मीन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, सेकंड के इक्वल आएगा। जैसे उन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों को अरेंज कर दिया, एक ग्रुप में रख लिया, एक सीरीज़ में रख लिया। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने लिया इनको कि जो लिथियम है, देखो लिथियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 7, पोटाशियम का होता है 39, ठीक है, एंड सोडियम का होता है 23। अब अगर मैं 7 एंड 39 के मासेस का मीन निकालूं, मतलब 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 23 के इक्वल आ जाएगा। एंड वो सेंटर वाले एटम का मास होता है। ठीक है, इसी तरीके से उसने क्या किया, बाकी और 2 सीरीज़ को इसी तरह से अरेंज किया कि जो इनका मास है वो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के
के मासेस का मीन है वो ऑलमोस्ट सेकंड एलिमेंट के मास के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से डॉबर्नियर ने अरेंज किए थे एलिमेंट्स। लेकिन इसकी मतलब सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि सिर्फ ये 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे, मान लो उस टाइम पे 31 एलिमेंट्स अगर नॉन थे, हमने किया था कि 1800 तक 31 एलिमेंट्स नॉन थे, तो अगर 1817 तक भी 31 एलिमेंट्स ही नॉन थे, उसमें से भी सिर्फ ये 9 को ही एक्सप्लेन कर पाया, बाकियों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर बाकियों को हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे फिर बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, वैसे वैसे ये एप्लीकेबल हुआ ही नहीं कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर भी आती थी उनको भी हम इस तरीके से नहीं रख पाए। ठीक है, तो इसके बाद फिर न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया। उन्होंने जो लॉ दिया था वो ऑक्टेव्स पर था। जैसे म्यूज़िक के बेटा नोट्स होते हैं ना, 7 नोट्स होते हैं, सा रे गा मा, है ना, ऐसे। इसी तरह से क्या है, जो न्यूलैंड ने इस तरीके से मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया कि जो एवरी 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बिल्कुल सेम होगी। समझ में आया? जो एवरी 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होंगी। ठीक है, तो जॉन A.R. न्यूलैंड थे जिन्होंने मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को ही मान के चले। डॉबर्नियर ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को ही लिया था, एंड न्यूलैंड ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ही लिया था। ठीक है, क्या बोला, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसको ही न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला जाता है। बट जो ये लॉ था, ये क्या था, बट लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल हो पाया, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, कैसे नहीं एप्लीकेबल हुआ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बेटा, इस तरीके से न्यूलैंड ने क्या किया, अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, ये क्या है, म्यूज़िक के 7 नोट्स हैं। ठीक है, एंड इसी तरीके से इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। जैसे फर्स्ट एलिमेंट मान लो अगर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी टू दैट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फिर जो उसके बाद आएगा उसके जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन के लिए 8th एलिमेंट हुआ ना। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ फ्लोरीन से मैच करेंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम के बाद 8th एलिमेंट सोडियम आता है, तो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ लिथियम के साथ मैच करती हैं, पोटाशियम की सोडियम के साथ मैच करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होंगी आपस में। बट ये जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता। उसने अरेंज तो कर दिया, आपकी बुक में बेटा देखो उसने अरेंज तो कर दिया एलिमेंट्स को, मान लो क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज अरेंज कर दिए, जितने भी तब तक नोन थे उनको मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बिहाफ पे क्या कर दिया, उसने अरेंज कर दिया। बट कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ, बिकॉज अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम तो मेटल होता है ना, लेकिन मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके साथ मैच नहीं करती हैं। वैसे टाइटेनियम की प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मैच नहीं करती हैं। देखो आयरन है, आयरन तो हमें पता है मेटल है, ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों नॉन मेटल्स हैं, है ना, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच नहीं करती थी। इसके बाद किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अपने 8th एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती थी। ठीक है, इसीलिए फिर इन्होंने क्या किया, मतलब इस लॉ को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता, बिकॉज काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी इसमें। और लिमिटेशन हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बाद में एलिमेंट्स अरेंज होते गए, इसने उनके लिए कोई स्पेसेस ही नहीं छोड़ी। ठीक है, इसने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी कि उनको बाद में आके हम क्या कर दें, अरेंज कर दें। जैसे मान लो अगर नोबल गैसेस आ गई, ठीक है, नोबल गैसेस को कहाँ पे अरेंज करेंगे, हाइड्रोजन के बाद नोबल गैसेस को आना है, तो कहाँ पे अरेंज करेंगे वो। ठीक है, तो नोबल गैसेस जब आई तब तो ये लॉ बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी फॉलो नहीं होता था, कहाँ पर वो अरेंज करेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए क्या है, ये लॉ इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता, इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं हैं। इसके बाद बेटा एक सक्सेसफुल लॉ आया जिसको बोला जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये इसको दिमित्री मेंडलीव ने रिजॉल्व किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो जो
मेंडलीव थे उन्होंने किस बेसिस पे किया, एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही उन्होंने देखा। ठीक है, सभी एटॉमिक वेट को लेके चल रहे थे, तो मेंडलीव ने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही देखा कि किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। उन्होंने एक लॉ दिया था, क्या बोला था उन्होंने कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो क्या है, जो एटॉमिक वेट होता है, मास होता है ना, उसका पीरियोडिक फंक्शन होती है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक वेट वेरी करता है वैसे वैसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी वेरी करती हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक मास पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की वो उसके मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये मेंडलीव ने बोला था, इसीलिए उसने क्या बनाया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया। इस तरीके से बेटा उन्होंने क्या बनाया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया एंड उसको अरेंज किया। ठीक है, कैसे अरेंज किया उसने मतलब क्या है ये 8 पीरियड्स हैं, 8 पीरियड्स में उसने अरेंज कर दिया। ठीक है, 8 पीरियड्स में अरेंज कर दिया, ग्रुप्स में अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को। ठीक है, एंड ये एक 0th ग्रुप है जो क्या बताता है, नोबल गैसेस के बारे में। बेटा ऐसे था कि जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था ना, तब जो नोबल गैसेस थी वो डिस्कवर नहीं थी। ठीक है, नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, लेकिन जब उसने पीरियोडिक टेबल बना दिया उसके बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उसने एक अलग ग्रुप बनाया एंड उस ग्रुप में जो नोबल गैसेस है उसको रख दिया एंड उस ग्रुप को 0 ग्रुप का नेम दे दिया। ठीक है, 0 ग्रुप का नेम दे दिया एंड उसमें एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, इन्होंने किया क्या था बेटा, इन्होंने ना 63 कार्ड्स लिए थे। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो इन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए। कार्ड्स पे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट सारे एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के नेम लिखने के बाद बेटा इसने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को उनके साथ असेंबल कर दिया। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको भी साथ में लिख लिया कि ताकि मुझे इनको अरेंज करना ईजी रह सके। ठीक है, फिर उसने क्या किया, सबसे फर्स्ट छोटा एलिमेंट उठाया जिसका मास सबसे कम होता है, दैट इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन उठाया, फिर देखा कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टी मतलब हाइड्रोजन के सिमिलर आती है। नेक्स्ट एलिमेंट लिथियम ही था एंड इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के सिमिलर ही होती है, तो इसलिए क्या किया इसने, लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे अरेंज कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, इसके बाद मतलब बेरिलियम आया, फिर बेरिलियम को अरेंज कर दिया, फिर बोरोन को अरेंज कर दिया। ऐसे करते करते बाद में फ्लोरीन के बाद सोडियम था। सोडियम की प्रॉपर्टी फिर लिथियम से मैच करती थी, इसलिए इसने सोडियम को लिथियम के नीचे रख दिया। मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब प्रॉपर्टीज़ देख के कि किसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करती है, इसने उनको अरेंज कर दिया था। ठीक है, एंड इस तरीके का एक पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल जो है ना बेटा ये मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल उसने बना दिया एक बारी, बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें मॉडिफिकेशन होती रही थी। इसने क्या किया था बेटा, काफ़ी जो स्पेसेस थी ना वो खाली छोड़ दी थी। जैसे ये देखो, यहाँ पे भी स्पेसेस काफ़ी हैं जो खाली छोड़ दी थी इसने। ठीक है, एंड और भी काफ़ी स्पेसेस छोड़ी थी। जब इसने बनाया था तो ये दोनों एलिमेंट्स भी अरेंज नहीं थे, ये दोनों एलिमेंट्स भी क्या थे बेटा, लीव किए हुए थे, उसने खाली जगह छोड़ दी थी। लेकिन जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो फिर वो यहाँ पे आके फिट हो गए। ठीक है, इसने काफ़ी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेंडलीव ने क्या किया, काफ़ी प्रेडिक्शन की कि काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मेरे पीरियोडिक टेबल के बाद, मतलब सिर्फ यही 63 एलिमेंट्स नहीं है नेचर में, इसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स अरेंज होने की डिस्कवर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए इसने क्या है, स्पेसेस छोड़ी कि जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो यहाँ पे आके फिट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारा मेंडलीव ने बताया था। तो देखते हैं क्या कहा मेंडलीव ने एटॉमिक वेट के बेसिस पे अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। ठीक है, सेकेंड चीज़ उसका पीरियोडिक लॉ क्या था कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, उसने एक टेबल अरेंज किया जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला जाता है, पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स में अरेंज किया एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। एंड इसके बाद 0 ग्रुप इंक्लूड किया गया जिसमें क्या है, नोबल गैसेस को रखा गया। ठीक है, मेंडलीव ने 65 एलिमेंट्स को अरेंज किया। क्लियर है,
देन इट वॉज क्लियर दैट देयर वर अ नंबर ऑफ गैप्स, काफ़ी सारे गैप्स थे जो उसने छोड़ दिए थे, खाली छोड़ दिए थे। ठीक है, क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि उसके लिए इसने काफ़ी सारी प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ पे आके ऐसा एक एलिमेंट अरेंज होगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट से मैच करेंगी एंड इनका जो मास होगा वो भी यहीं पे लाई करना चाहिए। तो वो सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई थी। ठीक है, एंड जो उसने मतलब एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए थे वो कौन कौन से थे बेटा? इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का मैंगनीज, इक्का सिलिकॉन। इक्का का मतलब होता है बेटा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने आपको दिखाया था कि जो उसने गैलियम एंड जर्मेनियम उसकी जगह छोड़ी थी, है ना, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। ये मैंने अभी आपको दोनों दिखाए थे, दोबारा से देख लो। ये गैलियम एंड जर्मेनियम जो हैं इनको कहाँ पे रखा गया है? देखो, इसको जर्मेनियम को सिलिकॉन को के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम को। तो ये जो खाली स्पेसेस थी इसको इसने एक जनरल सा नाम दे दिया, इसको बोल दिया इक्का एल्यूमिनियम क्योंकि एल्यूमिनियम के बाद है, इसको बोल दिया इक्का सिलिकॉन क्योंकि सिलिकॉन के बाद है। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, इनको मतलब एक बार ही नेम दे दिया कि चलो मतलब टेम्परेरी सा नेम दे देते हैं ताकि इनको बोलना आसान रहे, इनके बारे में बात करना आसान रहे। तो जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तब ये इसी प्लेस पे आके क्या हो गए? फिट हो गए। ठीक है बेटा, देन मतलब इसने उनके मास को भी, मतलब मास को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया था। वो मास एंड प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, एक बार ही रीड करना है हमें, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। इसके बाद है बेटा डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें उसकी लिमिटेशंस क्या थी? ठीक है, उसकी लिमिटेशंस थी बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल वाज नॉट करेक्टली डिफाइंड। जो पोजीशन थी ना हाइड्रोजन की वो करेक्टली डिफाइन नहीं थी। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन करेक्टली डिफाइन नहीं थी। क्यों नहीं डिफाइन थी? बिकॉज जो हाइड्रोजन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इनसे मैच करती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं भी करती। एंड वो जो प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मैच नहीं करती वो किसके साथ मैच करती हैं? फ्लोरीन वाले ग्रुप के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले ग्रुप के साथ। तो फिर ठीक है, तो इसकी मतलब इसको इनके साथ ही अरेंज क्यों किया गया, इनके साथ अरेंज क्यों नहीं किया गया? ठीक है, ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाया था मेंडलीव। सेकंड क्या था इसका डिफेक्ट? इन सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट ओबेड। कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, कुछ ऐसे मतलब पेयर्स थे एलिमेंट्स के जिनमें क्या है बेटा, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे पीरियोडिक टेबल में एक तो बेटा टेलेरियम एंड आयोडीन। ठीक है, टेलेरियम एंड आयोडीन की जो पोजीशन है वो करेक्टली डिफाइन नहीं है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। देखो बेटा, जो टेलेरियम है, टेलेरियम एंड आयोडीन, टेलेरियम का मास है 127.6 एंड आयोडीन का मास है 126.9। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो आयोडीन है, आयोडीन को बाद में लिखा, टेलेरियम को पहले लिखा, लेकिन मास तो टेलेरियम का ज़्यादा है तो टेलेरियम को बाद में लिखना चाहिए। इसने क्यों ऐसा किया बेटा? क्योंकि जो आयोडीन है ना उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इनसे मैच करती हैं। एंड टेलेरियम की प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इनसे मैच करती हैं। तो इसलिए इसने प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट करने के लिए एक बारी मास को इग्नोर भी कर दिया। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे ऐसे पेयर्स हैं बेटा जिसको इसने मतलब सही तरीके से अरेंज नहीं किया। एक दो और पेयर्स हैं, ठीक है, बस आपने ये वाली एग्जाम्पल को याद रखना। क्लियर है बच्चों? एंड देन इसके बाद है बेटा, आइसोटोप्स हैव नॉट बीन सेपरेट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। जो आइसोटोप्स होते हैं उनको भी अलग अलग पोजीशन नहीं दी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका जो मास होता है वो मास होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिनका जो एक ही एलिमेंट की हों बट उनका जो मास हो वो डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन का मास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने तो मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था ना, तो फिर तीनों को अलग अलग पोजीशंस पे क्यों नहीं रखा? ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाया मेंडलीव। ठीक है, कुछ सिमिलर एलिमेंट्स थे जिसको इसने सेपरेट ग्रुप में रखा एंड कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है लेकिन फिर भी उनको सेम ही ग्रुप में रखा।
ठीक है, क्यों रखा नहीं एक्सप्लेन कर पाया। देन मेंडलीव ने पीरियोडिसिटी का कॉज नहीं एक्सप्लेन किया था, कि उसने बोल तो दिया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं, लेकिन क्यों करती हैं, एटॉमिक वेट पे कैसे डिपेंड करती हैं, ये चीज़ मेंडलीव नहीं बता पाया था। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रॉब्लम थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जिसको रिजॉल्व करने के लिए एक सबसे अच्छा मॉडल आया जिसको हम अब तक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जिसको मतलब जिसके बाद और कोई लॉ आया ही नहीं और कोई पीरियोडिक टेबल एप्लीकेबल हुआ ही नहीं, एंड वही हम अभी तक भी रीड करते हैं। ठीक है, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एक न्यू लॉ दिया था, एक न्यू चीज़ के बेसिस पे उसने पीरियोडिक टेबल बनाया, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसने क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना एलिमेंट की, वो एटॉमिक मास पे नहीं डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है कि एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, एलिमेंट के एक न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एंड ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या रहते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। समझ में आया। तो इस बेसिस पे मेंडलीव ने क्या है, पीरियोडिक टेबल बनाया था। अब बेटा जो उसने ये पीरियोडिक टेबल मतलब दिया कि एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, यही इसी बेसिस पे उसने क्या है, पीरियोडिसिटी के कॉज को एक्सप्लेन कर दिया था। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इसने एटॉमिक नंबर इसके दिमाग में आया कैसे, कि कैसे इसने पता किया कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वो देखते हैं। तो बेटा इसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया, हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, उनको फॉल करवाया मतलब अलग अलग मेटल्स पे या अलग अलग सबस्टांसेस पे। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स पे फॉल करवाया हाई एनर्जी रेडिएशंस को। मान लो ये हमारा कोई सबस्टांस है, ठीक है, इस पर क्या है, फॉल करवाया उसने हाई एनर्जी रेडिएशन को। तो बाहर ना जो एक्सरेज एमिट होती थी, एक्सरे एमिट हुई, उस जो रेज एमिट हुई ना उसकी फ्रीक्वेंसी को इसने चेक किया कि वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक। यहाँ पे ली उसने फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, एंड एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उसने लिया एटॉमिक नंबर। तो उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है जेड के, एटॉमिक नंबर के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी मास पे तो डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी तो फिर इस पे ही डिपेंड करेंगी, एटॉमिक मास पे कैसे डिपेंड कर सकती हैं। ठीक है, तो बेटा उसने एक रिलेशन दिया था, इज न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ले लो, इक्वल्स टू, हमें कौन सा इसका क्वेश्चन आना है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, मतलब यही आप याद रख लो। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, समझ में आया। तो इस तरीके से उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करवाया। तो देखते कि अरेंज किया कैसे। ठीक है, किस बेसिस पे किया वो तो कर लिया, लेकिन किया कैसे। ठीक है, अब देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, बॉहर्स टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स एंड कॉल्ड ग्रुप्स। इसने क्या किया बेटा, लॉ है उसको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कुछ वर्टिकल लाइंस में अरेंज किया। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं पीरियड्स, है ना, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको बोलते हैं ग्रुप्स। मतलब इसने ग्रुप्स एंड पीरियड्स में अरेंज किया। ठीक है, अब ग्रुप्स एंड पीरियड्स कैसे होते हैं, दिस इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, ये देखो ये जो है ना, ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं, सॉरी पीरियड्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 लिखा हुआ है ना, ये सारे क्या है, पीरियड्स है। हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है उनको क्या बोलते हैं, हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है,
ग्रुप्स बोला जाता है। तो टोटल 7 पीरियड्स थे, ठीक है, एंड 18 ग्रुप्स थे जिसमें क्या किया उसने, एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। किसने किया था बेटा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉजले ने दिया था, ठीक है, हेनरी मॉजले ने दिया था। तो ये भी याद रखना है कि ये किसने दिया था, ये भी हो सकता है आपको पूछ ले। तो हेनरी मॉजले ने दिया था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? देन देयर आर 7 पीरियड्स एंड ईच पीरियड स्टेट विद डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हर एक जो एलिमेंट मतलब जो नंबर है ना बेटा, वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। देन देयर आर 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। 2 सीरीज बॉटम में दी हुई हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, 2 सीरीज पीरियोडिक टेबल के बॉटम में दी हुई हैं जिनको हम लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स बोला जाता है, ठीक है। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड बोला जाता है। जो फर्स्ट रो है उसको लैंथेनाइड बोलते हैं, सेकंड रो को एक्टिनाइड बोलते हैं। समझ में आया? दोनों में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो बेटा, इस तरीके से ये 2 जो सीरीज़ हैं वो लास्ट पे अरेंज की हुई हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट सीरीज़ है 14 एलिमेंट्स हैं इसमें, एंड इसको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं, एंड ये क्या है, एक्टिनाइड्स है। ये आए कहाँ से बेटा, ध्यान से देखो। अगर हम 6th पीरियड की बात करें, 6th पीरियड की बात करें तो 57 के बाद सीधा 72 आ रहा है, तो 58 71 ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, बीच में से निकाल के, ठीक है। सिमिलरली जो नीचे 7th पीरियड है 89 के बाद 90 एंड 104 के पहले 103, तो 90 से लेके 103 तक नीचे वाली सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं हमने वो देखना है। जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसमें ओनली 1s कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ओनली 2, ठीक है। जो सेकंड पीरियड होगा इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8। थर्ड पीरियड में भी 8। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18। फिफ्थ में भी 18, सिक्स्थ में 32 एंड 7th जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम बोल सकते हैं कि अगर 118 एलिमेंट्स पूरे करने हैं तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 32, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो नंबर हैं हर एक एलिमेंट के वो मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग है। मैजिक नंबर हमारे क्या होते हैं, 2, 8, 8, 18 एंड 32, एंड उसी तरीके से क्या है हमारे एलिमेंट्स के मतलब पीरियड में एलिमेंट्स के नंबर्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? देन बेटा क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनको किस तरीके से, मतलब हम उनकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे वो देखना है, ठीक है। बेटा क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ज़्यादा होता है उनको क्या किया गया इस तरीके से, मतलब उनका ना रजन नेम थोड़े डिफ़िकल्ट थे, नेम डिफ़िकल्ट थे, उनको रखना डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि तब तक जब 100 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना बेटा, तो कंपटीशन बहुत चल पड़ा साइंटिस्ट के बीच में। तो काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स थे जो एक से ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे वो अपना दावा कर रहे थे कि ये एलिमेंट मैंने डिस्कवर किया है सबसे पहले, ठीक है, तो फिर इसका नेम मेरे नेम पे रखना चाहिए। तो इसी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सीज होने लग गई, काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लग गए, है ना। तो इसीलिए एक सोल्यूशन निकाला क्या कि जब तक इनको कोई एक प्रॉपर नेम नहीं मिलता तो इसको एक मतलब टेम्परेरी सा नेम दे लेते हैं। तो वो किस तरीके से नेमिंग दी, इस तरीके से दी कि उसके नंबर के बेसिस पे जितना भी नंबर होगा, मान लो अगर उसमें 0 डिजिट आ रही है तो हम उसको क्या लिखेंगे, निल लिखेंगे, ठीक है। अगर 1 आ रही है तो हम अन लिखेंगे, 2 आ रही है तो बाई लिखेंगे, 3 आ रही है तो ट्राई, 4 आ रही है तो क्वाड, 5 आ रही है तो पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए एन। एंड जो भी इनकी फर्स्ट लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर हैं, जैसे NUBT है ना, इसको एब्रीविएट किया गया। ये सिंबल बनाना है तो इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। मान लो अगर हमने 101 को नेम देना तो हम क्या देंगे, 1 के लिए क्या यूज़ करना है, अन, 0 के लिए क्या यूज़ करना है, निल, एंड 1 के लिए फिर से क्या यूज़ करेंगे, अन। ये हो गया। एंड इसके बाद हमने एक लगाना है अपनी तरफ से IUM, ठीक है। तो इसका क्या नेम बन गया, अन, निल, अन, इम,
ठीक है। एंड इसका सिंबल क्या होगा, अन, पहले वन, वन के लिए क्या है अन, तो अन के लिए यू, जीरो के लिए क्या है निल, निल के लिए एन, वन के लिए क्या है अन, अन के लिए यू। तो ये क्या हुआ इसका सिंबल 101, ठीक है। इसी तरीके से बाकियों को अरेंज कर लेंगे। समझ में आया? तो आपको बताना है कि अगर 120 एटॉमिक नंबर हो तो हम उसको किस तरीके से उसका नेम लिखेंगे। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई एंड 0 के लिए निल, देन क्या लिखना है यम। तो क्या बन जाएगा अन बाई निल यम। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हमने नेमिंग इन एलिमेंट्स की करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।